हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 NCERT बुक बीहाइव से चैप्टर 2 का पार्ट 2, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सो लेट्स सी बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? ये जो आपके बुक में पिक्चर्स दिए हुए हैं ये सारे म्यूजिशियंस हैं, और क्या आप इनके नाम रिकग्नाइज कर सकते हो? वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? और ये सारे लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे या करते हैं? थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। जैसे ही आप लोग शहनाई का नाम सुनते हो तो हमेशा ही ऐसा होता है कि शादी या ऐसे ही कोई सिमिलर ओकेज़न का दिमाग में ख्याल आने लगता है शहनाई का नाम सुनते ही, है ना? The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the शहनाई maestro, playing this instrument. और शहनाई का नाम सुनते ही वेडिंग या फिर कोई ऐसी अलग ओकेजन्स के साथ साथ और कुछ अगर दिमाग में आता होगा तो वो क्या होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई मास्ट्रो, जो कि मास्ट्रो थे शहनाई के, बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट, है ना? ये दिमाग में इमेजिन करते हैं लोग, है ना? जैसे ही शहनाई का नाम आता है दिमाग में इन चीज़ों का इमेज क्रिएट होने लगता है ज़्यादातर लोगों के, संभवतः। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. These lines says कि जो शासक था औरंगजेब उसने रॉयल रेसिडेंस में यानी अपने पैलेस में जहाँ वो रहता था उसमें क्या किया था? इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी के नाम से जानी जाती थी और उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसको बैन कर दिया था उसने अपने दरबार में। और क्यों बैन किया था? बिकॉज इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी, जो इससे आवाज़ आती थी, धुन, वो काफ़ी श्रील थी। श्रील का मतलब होता है तीखी। और पुंगी जो शहनाई टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता था। रीडेड का मतलब होता है, रीड एक प्लांट भी होता है जिसके अंदर हॉलो यानी खाली स्पेस होता है और ऊपर से सिर्फ उसके स्टेम होती है, और वो रीडेड यानी कि अंदर से हॉलो होता है, उसके अंदर एयर होता है। तो एयरी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता था, जो कि एक पुंगी के नाम से जाना जाता था, जिसकी आवाज़ काफ़ी श्रिल यानी तीखी थी। और इसको नॉइज़ मेकर्स यानी हल्ला करने वाले, शोर मचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता था, और पुंगी नाम देकर इसको डिफेम किया गया। पुंगी ऑब्वियसली एक काफ़ी फ़नी नाम है और ये जानबूझकर एज कॉमेंट यानी कि सरकाज़म के साथ इसको पुंगी कहकर बुलाया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ ही लोग ये सोचे होंगे, शायद नहीं भी सोचे हों, कि एक दिन शायद ये रिवाइव होगा। ये रिवाइव्ड का मतलब होता है फिर से शुरू किया जाना। तो फ्यू लोगों ने या बहुत कम लोगों ने ही ऐसा सोचा होगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करने वाला नाई, बार्बर का मतलब होता है नाई, है ना, जो बाल काटते हैं। तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली, उस बार्बर की पूरी फैमिली एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली थी। सारे लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, फिर भी वो नाई का काम करता था। एंड उसके पास रॉयल पैलेस का एसेस था, यानी वो रॉयल पैलेस, महल में, राजा के महल में आ जा सकता था। जो एम्पायर थे, शासक थे, उनके महल में आ जा सकता था। उसने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। जो टोन की क्वालिटी, म्यूज़िक क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी थी पुंगी की, इसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया उसने। अब आपको तो ये पता ही है कि उस ज़माने में टोनल क्वालिटी जो उसकी थी वो काफ़ी श्रिल होती थी, बहुत तीखी साउंड करती थी, लोगों को प्लीजेंट साउंड नहीं करती थी, और इस वजह से इसको कमेंट में सरकाज़म के साथ पुंगी का नाम दिया गया था। अब इस बार्बर ने ये डिसाइड किया कि मैं इसकी जो क्वालिटी है साउंड की, इसको चेंज करूँगा। और ये डिसाइड करके उसने क्या किया, आगे देखते हैं। ही चोज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. उसने एक ऐसा पाइप चूज़ किया जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा और उससे ज़्यादा चौड़ा भी था, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। एंड उसमें उसने क्या किया? 7 होल्स बनाए उसके बॉडी पर, 7 होल्स, 7 होल किए,
और जब वो उसे बजाना स्टार्ट किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का मतलब कुछ उसके जो होल्स थे उसको बंद करके और कुछ को ओपन करके खुला छोड़ करके उसने बजाना स्टार्ट किया, तो उससे काफ़ी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ, बहुत ही मीठा और काफ़ी कोमल साउंड यानी प्लीजेंट साउंड, जो कि पहले श्रिल था वो प्लीजेंट साउंड में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वालिटी थी जो कि पुंगी और शहनाई में डिफ्रेंशिएट करती थी, वो ये थी कि पुंगी थोड़ी टिल्ट होती थी, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में पुंगी कैसी है, और शहनाई हॉलो, स्ट्रेट और ब्रॉडर पाइप से बनी थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने क्या किया, रॉयल्टी के सामने, जो राजा थे उनके सामने, शासक या उनके जो दरबार थे सबके सामने उन्होंने प्ले किया उस बारबर ने शहनाई को, और सभी लोग इम्प्रेस हुए। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अभी यहाँ पर क्या बारी आई थी कि इस इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पुंगी से अलग साउंड कर रही थी, इसको अब एक नया नाम देना था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि पुंगी सरकाज़म के साथ उसको डिफेम करने के लिए बोला गया था, तो अब बारी थी शहनाई को एक नाम। सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बारबर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। सो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शहनाई का ये नाम कहाँ से डिराइव्ड है, कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, क्योंकि शाह के चैम्बर में, यानी शाह के जो राजा थे उनके चैम्बर में ये प्ले किया गया था पहली बार, और किसके द्वारा प्ले किया गया था, एक नाई, एक बारबर के द्वारा प्ले किया गया था, और इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाया गया शहनाई। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने लोगों को पहले से पता था, और इसके पहले यानी इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कितने लोगों ने शहनाई के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पता करके रखी थी। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और यहाँ से जो उसका साउंड था शहनाई का, इसको ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाने लगा, यानी कि बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाने लगा, सौभाग्य से जोड़कर शहनाई के म्यूज़िक को देखा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण था उसके ऑस्पिशियस माने जाने का कि आज तक टेम्पल्स में, मंदिरों में भी आज भी बजाया जाता है, और इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो अहम हिस्सा होता है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो ऐसा कंपोनेंट माना जाता है, ऐसा एक हिस्सा माना जाता है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। आप कहीं पर भी नॉर्थ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ की जो वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं, उसमें ज़रूर शहनाई बजाई जाती है ना। और क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि इसको ऑस्पिशियस यानी सौभाग्यशाली माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। नौबत का मतलब होता है अ मिनिस्टर्स ग्रुप। तो पहले पास्ट में क्या था कि ये जो शहनाई थी वो नौबत का हिस्सा होती थी और ट्रेडिशनल ensemble का हिस्सा। ये ensemble लिखा है बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड टू बी ensemble, इसको ensemble बोला जाता है। तो किसी भी शासक के दरबार में 9 जेम्स, 9 इंस्ट्रूमेंट्स इनका आपने सुना होगा, तो वैसे ही शहनाई भी उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में रॉयल कोर्ट्स का हिस्सा हुआ करती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब तक ये सिर्फ वेडिंग्स और टेम्पल्स में बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्रेडिट किसको जाता है, इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई जैसे इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पर, क्लासिकल स्टेज पर लेकर आने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। यानी कि जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो वो क्या खेला करते थे, गिल्ली डंडा। कहाँ पर, एक पॉन्ड, एक तालाब के पास, जो कि एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, यानी डुमराव जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके एंशियंट स्टेट में, जो पुरानी स्टेट थी, वहाँ पर वो खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj। देखिए, इतने छोटे थे, 5 साल के, फिर भी वो
वहाँ पे जाकर चैता गाया करते थे। और इसके लिए वहाँ के जो राजा थे, जो रूलर थे उस टाइम पे, उसी रूलर के द्वारा इनको वहाँ पे 1.25 kg का लड्डू प्राइज़ में वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा दिया जाता था। अब इतना वेट था उसका, छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा हुआ ना वो साइज़। तो ये क्यों दिया जाता था? क्योंकि इतने छोटे बच्चे होकर भी वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल, यानी कृष्णा भगवान को कहते हैं बिहारी जी, तो उसी उनके टेम्पल के पास जाकर वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। एक काइंड ऑफ फोक म्यूज़िक है ये, और वो गाया करते थे। इसके वजह से उनको वहाँ के लोकल महाराज खुश होकर के 1.25 kg का लड्डू प्राइज़ में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब की बात थी? 80 साल पहले की। तब से जब एंड द लिटिल बॉय, जो बच्चा था, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो जब छोटे थे तब से आज तक हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब ये 80 साल पहले की बात थी, और अब वो उनको क्या मिल चुका था? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड कहते हैं आम नागरिकों का जो सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान होता है उसको, वो उनको मिल चुका था, द भारत रत्न। वो क्या है? भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. कब के बॉर्न थे ये? 1916 में 21 मार्च को इनका जन्म हुआ था। एंड वो एक काफ़ी जानी मानी म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, ध्यान से समझिएगा इसको, कौन दादाजी थे, कौन परदादाजी थे, ठीक है? काफ़ी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए केयरफुली सुनिए। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, जो उनके दादाजी थे वो कौन थे? रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के कोर्ट में वो शहनाई नवाज थे। शहनाई प्लेयर को शहनाई नवाज भी कहा जाता था। तो रसूल बख्श खान उनके दादाजी थे, जो कि भोजपुर के राजा के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। उनके फादर, हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिता थे वो पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। यानी कि सिर्फ यही दोनों नहीं, उनके और भी पैटर्नल, यानी उनके पैटर्नल का मतलब होता है फादर्स साइड के जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनके पिता के जो पूर्वज थे, पिता साइड के, मैटर्नल होता तो माता साइड के होते, लेकिन ये पिता साइड की बात हो रही है। तो उनके जो पिता साइड के पूर्वज थे वो भी सब शहनाई के प्लेयर्स रह चुके थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, यानी जो छोटा बच्चा था बिस्मिल्लाह खान, इनके लाइफ में म्यूज़िक काफ़ी जल्दी आ गया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। यानी जब वो 3 साल के थे तभी उनकी माँ उनको कहाँ लेकर गई थी? उनके मैटरनल अंकल्स हाउस। बिस्मिल्लाह के जो मैटरनल अंकल यानी मामा जी, मैटरनल मिस अभी मैंने बोला, पैटर्नल मिस पिता के साइड के, पिता के पूर्वज, और मैटरनल मिस माता के साइड की। तो मैटरनल अंकल मतलब कि उनके मामा जी, बिस्मिल्लाह के मामा के घर कहाँ पर? बनारस में। अभी के लिए वाराणसी नाम बदल चुका है, तो बनारस लेकर के गई थी। उस टाइम का बनारस, अभी का वाराणसी। बिस्मिल्लाह बहुत ही फैसिनेटेडली देखते थे किसको? अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए। क्या बजाते हुए? शहनाई प्रैक्टिस करते हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the शहनाई। यानी जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने मामा जी को अकम्पेन करने, यानी उनका साथ देने लगे। कहाँ पर? शहनाई प्ले करने में। कहाँ बजाते थे वो लोग? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु जी टेम्पल में, विष्णु जी मंदिर में, जहाँ बख्श एम्प्लॉयड थे। उनको वहाँ पे वो काम करते थे, एम्प्लॉय थे, क्या करने के लिए? As a Shehnai player. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. यानी जब अली बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह वहाँ पर कैप्टिवेटेड यानी मंत्रमुग्ध होकर घंटों बैठे रहते थे एंड तक, जब तक कि वो बजाना कंप्लीट नहीं कर सकते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे वो प्लेइंग, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग था उसका, शहनाई का, वो सीखने लगे। धीरे धीरे उसके लेसन्स, उसके पार्ट लेने लगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी उन्होंने थ्रू आउट द डे। पूरे पूरे दिन वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम
the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. यानी जल्दी वो कहाँ चले गए? बालाजी एंड मंगला मैया के टेम्पल, कहाँ पर? बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा किनारे, और वहाँ पर नए प्रैक्टिशनर्स बन गए, यंग अपेरेंटाइज का, यानी जो नए नए इन प्रैक्टिस होते हैं, जो लोग सीखते हैं, वैसे के तौर पर वो कहाँ बैठने लगे? गंगा किनारे बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में। उसके पहले वो काफ़ी सालों तक वैसे ही अपने मामा जी के पास प्रैक्टिस करते रहे विष्णु टेम्पल में, और वहाँ से वो चले आए बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, तो वो वहाँ क्यों आए? क्योंकि वो सॉलिट्यूड चाहते थे, एकांत में प्रैक्टिस करना चाहते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. यानी जो गंगा जी का पानी था, जो बहता हुआ फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, इसने उनको इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दिया। किस लिए? अपने जो रागास थे, अलग अलग जो राग थे, उसका इन्वेंशन करने के लिए और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। इम्प्रोवाइज़ मीन्स उसमें और ज़्यादा सुधार, और इन्वेंट मतलब नए नए राग का इन्वेंट, आविष्कार करने के लिए। तो खूब देर तक वो प्रैक्टिस किया करते थे और नए नए रागों का आविष्कार वहाँ पर उन्होंने किया। बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई का मतलब है कि वो इसके पहले शहनाई के रेंज से बाहर थी। ऐसे राग शहनाई पे प्ले किया जा सकेंगे, ऐसा किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 ईयर्स के होने के बाद वो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेशियल, और अब उस रेशियल के एंड में क्या हुआ? उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो गए होंगे तो उन्होंने प्ले किया होगा, और उनकी इस कला को देखकर वहाँ पे एक उस्ताद फयाज़ खान थे, उस्ताद उनको दिया जाता है उपाधि उस्ताद के नाम का, जो काफ़ी बहुत ही मैच्योर हो चुके हों अपने काम में, परफेक्शनिस्ट हो, तो इसलिए उनको उस्ताद कहा जाता था। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह को बजाते हुए सुना, और उसके बाद क्या किया? जैसे ही रेशियल कंप्लीट हुआ, वो जो शो था उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, उसके कंप्लीशन पे जो फयाज़ खान थे, उस्ताद फयाज़ खान, उन्होंने पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। उस यंग बॉय यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो काफ़ी छोटे थे, बच्चे थे, तो उस यंग बॉय के बैक को उस्ताद फयाज़ खान ने पैट किया। पैटेड का मतलब थपकी दिया। और क्या कहा यहाँ पर? अगेन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, उनके द्वारा कही गई कुछ बात जो उन्होंने एज इट इज़ कही थी। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मतलब हार्ड वर्क करो और तुम कर लोगे। ये बहुत बड़ा लाइन था उनके लिए। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break, यानी 1938 में जो ऑल इंडिया रेडियो का इनॉग्रेशन हुआ, जो ओपनिंग हुई, और यहीं पर बिस्मिल्लाह खान को उनके लाइफ का बहुत बड़ा ब्रेक मिला। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर on radio. जल्दी ही वो अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। कहाँ? रेडियो पर। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। यानी जब हमारे देश को आज़ादी मिली, जो हमारे लिए बहुत ही गोल्डन डे माना जाता है 15 अगस्त 1947 को, वहाँ जब फ्लैग होस्टिंग हो रही थी रेड फोर्ट पर, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये प्रायोरिटी दी गई कि वो रेड फोर्ट से अपने देश को ग्रीट कर सकें। आज़ादी की बधाई देने के लिए उनको चुना गया। वो पहले ऐसे इंडियन बने जो कि अपने नेशन को आज़ादी की बधाई और ग्रीटिंग्स दे रहे थे। कैसे? शहनाई के थ्रू। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी। अंडरलाइन करेंगे, क्या बजाया था उन्होंने रेड फोर्ट से? राग काफ़ी। बहुत ही ग्रेट ये राग माना जाता है, क्योंकि राग काफ़ी को उन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर बजाया था, है ना। फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहाँ से? रेड फोर्ट से। टू एन ऑडियंस, जो ऑडियंस थे वो कौन कौन थे? विच इंक्लूडेड, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे, कौन कौन लोग थे? देखिए, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लैटर गेव हिज फेमस ट्रेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये उनके स्पीच का नाम था,
ट्रेस्ड विद डेस्टिनी। और ये कहा जा रहा है कि उनके शहनाई वादन के बाद ही जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला था अपना स्पीच ट्रेस्ड विद डेस्टिनी को परफॉर्म करने का। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। उन्होंने देश और विदेश दोनों जगहों पर बहुत सारी मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंसेस दी थी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। सोवेनाइज का मतलब होता है मेमोरेबल चीज़ें। तो कहा जा रहा है कि जब उनका जो पहला अब्रॉड का ट्रिप लगा, यानी जब वो विदेश में पहली बार परफॉर्मेंस उन्होंने की, तो वो कौन सी जगह थी? अफ़गानिस्तान। वहाँ पे वो गए और वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो इतने खुश थे उस मैस्ट्रो की परफॉर्मेंस थे। मैस्ट्रो का मतलब होता है बिग अचीवर, ग्रैंड अचीवर। तो उससे वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने क्या क्या गिफ्ट किया? प्राइसलेस यानी बेशकीमती पर्सियन कारपेट्स एंड अदर शोवेनाइज यानी और भी बहुत ज़्यादा यादगार चीज़ें उन्होंने गिफ्ट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक, यानी सिर्फ अकेले ही वो फैसिनेटेड नहीं थे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इनके शहनाई को सुन करके कि उन्होंने एक फेस्टिवल में उन्होंने सुना था, और उनकी जो इम्प्रेशन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि एक मूवी का ही नाम उन्होंने रख दिया, अपनी एक फ़िल्म का नाम उन्होंने उनके नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। ये हेडिंग था उस टाइटल का, और उन्होंने एक मूवी ही बना ली उनसे इंस्पायर होकर के। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। ये लिरिक्स है उनके कंपोजिशंस की, जो मूवी में उन्होंने अपना ही एक गाना कंपोज करके दिया था। वो फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और उसका एक गाना जो इन्होंने ही कंपोज किया था, बनाया था, वो उसकी हेडिंग थी दिल का खिलौना है टूट गया। काफ़ी फेमस म्यूज़िक, आप सर्च करके सुन सकते हो। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, और वो नेशन वाइड यानी पूरे देश में चार्ट बस्टर प्रूव हो गया, और इस मूवी ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट's गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा's कन्नड़ वेंचर सन्नडी अपर्णा। सन्नडी अपर्णा विक्रम श्रीनिवासा की कन्नड़ की मूवी थी, कन्नड़ मूवी थी, और विक्रम भट्टा की गूंज उठी शहनाई। तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 मूवीज़ तक ही वो लिमिटेड हो गए, जबकि उन्होंने सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी सिनेमा वर्ल्ड में काफ़ी सक्सेसफुल रहा उनका ये जो चार्ट बस्टर था। इसके बावजूद उन्होंने उससे ज़्यादा वर्क नहीं किया, सिर्फ 2 पिक्चर्स तक ही उनकी म्यूज़िक लिमिटेड होकर रह गई। क्या कारण था? वेंचर्स का मतलब होता है काम किया, उन्होंने वेंचर किए, 2 काम किए। कारण ये था, ही इज़ सेइंग, यहाँ पर देखिए उनकी डायरेक्ट स्पीच है, वो क्या कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उनका ये कहना इसलिए था, उनका मतलब ये था कि आर्टिफिशियलिटी का मतलब होता है नकलीपन। तो ये ग्लैमर, चकाचौंध और जो नकलीपन है मूवीज़ का, फिल्म वर्ल्ड का, फिल्मी दुनिया का, ये मुझे बिल्कुल भी, मैं इसमें फ़िट नहीं आता। ही सेज, वो ऐसा कहते हैं विथ एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब काफ़ी ज़ोर देकर वो ऐसा कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड्स थी और रिकॉग्निशंस था उनके काम के प्रति, वो काफ़ी थिक एंड फास्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी जल्दी उनको मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में। He also took part in the World
एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उनको बुलाया गया, उसके भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन का वो पार्ट बने। इन द कांस समारोह जो होता है उसमें, कैंस भी बोलते हो, कांस भी बोल सकते हो, कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इन सब जगहों पर आप इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रेस्टिजियस लिंक्डइन सेंट्रल हॉल कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में, फिर कैंस आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर, ओसाका ट्रेड फेयर में। सो वेल नोन डिड he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। यानी कि वो इतने इंटरनेशनली फेमस हो गए, इतने वेल नोन हो गए कि उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। कहाँ पर, तेहरान में। इट्स अ बिग अचीवमेंट, किसी और कंट्री में उनके नाम का एक ऑडिटोरियम बनाया गया, उसका नाम रखा गया तहार मौशीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इट्स अ बिग अचीवमेंट। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। ये तीनों अवार्ड उनके नाम पर दिए जाने लगे। conferred का मतलब होता है given, usually an award or a degree। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। 2001 में उनको highest civilian award मिला, द भारत रत्न, जिसके बारे में पहले भी स्टोरी में जिक्र हो चुका है। विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। देखिए यहाँ पर कोवेटेड का मतलब होता है मच डिज़ायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी इच्छा हो उसको कहते हैं कोवेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा इच्छा किसी को भी इसकी होती है, वैसे अवार्ड से इनको नवाजा गया। और हिज चेस्ट यानी उनकी छाती पर ऐसे अवार्ड्स रेस्ट कर रहे थे। एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग, उनकी आइज़ में एक शाइन था, कैसा, रेयर हैप्पीनेस का, बहुत ही अनयूजुअल हैप्पीनेस है ना, अलग किस्म की, ख़ास किस्म की खुशी झलक रही थी। एंड ही सेड, उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सिर्फ यही है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। ये कहते हैं कि अपने बच्चों को प्लीज़ म्यूज़िक सिखाइए, ये हिंदुस्तान का जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है उनमें से एक है म्यूज़िक। और ऐसा कहते हैं कि जबकि वेस्ट भी यानी पश्चिमी जो सभ्यता के लोग हैं वो भी अब यहाँ पर आकर म्यूज़िक सीख रहे हैं, है ना। तो अपने कल्चर को दूसरे लोग सीख रहे हैं और आप इसकी इज्जत ही नहीं कर रहे, इसलिए वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world। कह रहा है कि चूँकि जबकि वो, इंस्पाइट का मतलब होता है जबकि, पूरे वर्ल्ड में वो ट्रैवल कर चुके थे, फिर भी खान साहब, जो कि उनको बहुत प्यार से बुलाया जाता था, बहुत फॉन्डली बुलाया जाता था खान साहब, तो वो काफ़ी एक्सीडिंगली का मतलब होता है अलग ही थे, और अलग से ही यानी बहुत डिफरेंट ये फीलिंग थी कि इतना दुनिया भर टूर करने के बाद, घूमने के बाद वो इतने फॉन्ड थे, कहाँ के, बनारस के लिए एंड डुमरांव के लिए। बनारस जहाँ पे उन्होंने अपनी लर्निंग लेसन्स लिए थे स्टार्टिंग के, और डुमरांव जहाँ वो प्ले करते थे, उनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, उनका बचपन गुजरा था, इन दोनों जगहों से वो बनारस को आप ये भी समझ सकते हो कि उनका मैटरनल फैमिली वहाँ पे रहती थी, उनके अंकल रहते थे, एंड डुमराव जहाँ से वो खुद थे। एंड दे रिमेन, इन दोनों जगहों के बारे में कहा गया कि ये रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वंडरफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन यही दो शहर उनके लिए रहे हमेशा के लिए। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there। देखिए, उनके एक स्टूडेंट थे जो चाहते थे कि वो USA में जा कर के एक शहनाई स्कूल को हेड करें, उसका हेड बने, और चूँकि उन्होंने ये भी उनको प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं बनारस, चूँकि वो काफ़ी जुड़े हुए थे बनारस से, तो उन्होंने ये कहा उनके स्टूडेंट ने कि मैं बनारस में रिप्लिकेट कर दूंगा। रिप्लिकेटिंग का मतलब होता है जैसे का तैसा बसा देना। वो चाहते थे बनारस के टेम्पल्स को वहाँ पर, यानी USA में उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं, आप यहाँ आ जाओ खान साहब, सर जो भी वो कहते होंगे, उस्ताद आप यहाँ आ जाओ, और मैं बनारस के सारे टेम्पल्स को जैसे का तैसा USA में बसा दूंगा। अब आप जानते हैं कि USA में काफ़ी रिच लोग रहते हैं, तो उनके स्टूडेंट भी काफ़ी रिच होंगे, इसलिए वो ऐसा प्रॉमिस कर रहे थे। वो चाहते थे कि मेरे जो उस्ताद, मेरे गुरुजी हैं, वो यहाँ पर आकर
स्कूल को लीड करें, शहनाई प्ले के स्कूल को हेड करें। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। काफ़ी मार्मिक है, बहुत इमोशनल है ये लाइन कि खान साहब ने उनको कहा कि क्या आप रिवर गंगा नदी को भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, इंडिया से गंगा नदी को यूएसए में बसा देंगे। बहुत ही प्यारा जवाब था उनका। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और याद किया जाता है उनको कि उन्होंने ऐसा कहा था कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। कह रहे हैं कि उनके द्वारा ये कहा गया है, जो अभी भी याद किया जाता है, कि इसीलिए मैं जहाँ भी होता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में, मैं हमेशा ही यर्निंग यानी बहुत बेचैन रहता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। अब आगे कहते हैं कि वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, पूजनीय गंगा नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव। कह रहे हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं किसको मिस करता हूँ? डुमरांव के स्पेशल और यूनिक मठ को मिस करते हैं। अगले पैराग्राफ के पहले यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू छपा है, जो कि रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में रीडर्स डाइजेस्ट नाम के किसी मैगज़ीन में छपा था। इनका एक इंटरव्यू हुआ था, किसके साथ? शेखर गुप्ता के साथ। शेखर गुप्ता इनसे पूछते हैं कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब बंटवारा हुआ देश का, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? क्योंकि ये लोग मोमडन थे, तो ये पूछते हैं कि क्या आप और आपका जो फैमिली है इसने पाकिस्तान जाने के बारे में कभी नहीं सोचा बंटवारे के समय? बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं उस इंटरव्यू में कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ूंगा? नेवर, कभी भी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान जा चुका हूँ, गया था। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मतलब मैंने बॉर्डर सिर्फ इसलिए क्रॉस किया था ताकि मैं कह सकूं कि हाँ मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैंने वहाँ पर क्या कहा था? पाकिस्तानीज को नमस्कार कहा और इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा था। आई हैड अ गुड लाफ एंड फिर मैं बहुत हंसा था। सो इनका पैट्रियोटिज्म है ना, वो यहाँ से झलकता है कि कितने देशभक्त हैं ये। काश ऐसे ही हर एक हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन से आता हो, सबके मन में ऐसे ही देशभक्ति जाग जाए। आई विश ऐसा ही हो। चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है ये हमारे देश के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का जीता जाता उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, जो कि बहुत ही आसानी से ये मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि डिवोट मुस्लिम, डिवोट का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीवर, इंसान जो कि डिवोट मुस्लिम थे, यानी मोमडन जो रिलीजन होता है मुस्लिम रिलीजन में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे, उनकी तरह का ऐसा इंसान जो मुस्लिम धर्म में बिलीव करने के बावजूद बहुत ही नेचुरली, बहुत ही आसानी से शहनाई को हर एक सुबह में काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्ले कर सकता था। ऐसे इंसान की जो जीवनी है वो हमारे देश की अखंड भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ऐसे इंसान जिनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ फिर से लिखा हुआ है, देखिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, कहाँ कब गुज़रे वो ये बताया गया है। 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक दिवस। तो जब लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ तब उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, पूरे राज्य की तरफ से उनको फ्यूनरल दिया गया। बहुत लंबी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और 1 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। तो आपके भी कुछ व्यूज़ होंगे ऐसे महान
जो म्यूज़िशियन थे उनके लाइफ से इंस्पायर आप भी ज़रूर हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए मेरे नए वीडियो के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। देन stay wealthy, eat healthy, take care, bye bye, see you in the next video.